हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास के आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 10 मार्क के वेटेज के लिए ये प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिसोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। जब आप टॉपिक को समझ के करोगे तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा। उसको कुछ भी एडजस्टमेंट आए ना, किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट आए, हमेशा अकाउंट्स में ये ध्यान में रखो, आपको उसको समझ के करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इसका पोस्टिंग कर दिया, यहाँ पे डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी आप अकाउंट पढ़ते हो तो एक बात पूरी ध्यान में रख के पढ़ो कि आपको उसको समझ के करना है, ताकि प्रॉब्लम में, पेपर में किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट आए, यू शुड बी एबल टू डील विद दैट। आपको उसको सॉल्व करने को आना चाहिए। कभी आएगा ये, कब पॉसिबल होगा? जब आप टॉपिक को लॉजिकली समझोगे। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं डिसोल्यूशन के पीछे क्या लॉजिक होता है। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इफ यू सी द मीनिंग इटसेल्फ मेक इट क्लियर दैट डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। वो बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस को वाइंड अप करना चाहते हैं। तो बट ऑब्वियस जो भी पार्टनर्स रहेंगे, कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, ये तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स आर मिनिमम 2, मैक्सिमम इट कुड बी 3, 4, व्हाटएवर इट मे बी। कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। व्हेन दे डिसाइडेड टू क्लोज डाउन देयर बिजनेस, जब वो अपना बिजनेस बंद करना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेंगे? अपने आप को इमेजिन करो कि आप पार्टनर हो, आप और आपके 2-3 फ्रेंड पार्टनर हैं, ओके। और आपका बिजनेस जो है आपको बंद करना है। तो आप पहली स्टेप क्या करोगे? आप यू विल ट्राई टू सेल ऑफ योर एसेट्स। जो भी एसेट्स आपके पास है आप उसको बेचोगे, बराबर कि नहीं? जो एसेट बेच के पैसा आएगा उसमें से आप अपने लायबिलिटीज होगी, जो भी आपकी बिजनेस की लायबिलिटीज होगी, मे बी बैंक लोन हो सकता है, मे बी कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं, उन्हें सेटल करोगे। पैसा तो चाहिए देने के लिए। तो फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हाट? यू विल सेल आउट दैट एसेट। आप सारी एसेट बेचोगे। जितनी प्राइस में बेची जाती है, किस कोई एसेट के लिए मे बी ज़्यादा प्राइस मिलेगी, कुछ के लिए मे बी कम मिलेगी, व्हाटएवर इट मे बी, बट यू विल ट्राई टू सेल आउट ऑल द एसेट। आप सारी एसेट बेचना चाहोगे। जो भी पैसा आएगा उसमें से आपको अपनी लायबिलिटीज, जो बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लायबिलिटी में जो भी लायबिलिटीज दिख रही है, पर्टिकुलरली आउटसाइडर लायबिलिटीज को आपको पहले सेटल करना होता है। तो जो पैसा आएगा उसमें से आप आउटसाइडर लायबिलिटीज सेटल करोगे। आउटसाइडर लायबिलिटीज सेटल करने के बाद पार्टनर्स जो पैसा बचता है उसको आपस में बांट लेंगे, ओके। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपको डिसोल्यूशन में काम में आने वाला है। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे करेंगे, कैसे एसेट को सेल आउट बताएंगे, कैसे लायबिलिटीज को सेटल करेंगे, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज हम डिसोल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। देखो, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अकाउंट्स भी आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पर्टिकुलरली जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो उसको लॉजिकली पढ़ो। देयर इज सर्टेन लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी एंट्री। हर एक एंट्री के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ा है। देयर आर सर्टेन रूल्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जिसका यूज करके हमें ट्रीटमेंट देना होता है, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना होता है। So today in the first lecture of dissolution of partnership firm, we are going to learn how these rules should be applicable, okay, how the treatment should be followed। ये ट्रीटमेंट कैसे फॉलो करना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली कैसे फॉलो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, ये हम लोग आज के फर्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आपको समझने में आसानी हो, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। बच्चों को समझ में कब आता है? जब प्रैक्टिकली उनके सामने मैं एक सम रख देती हूँ। उनके सामने मैं जब एक सम रखती हूँ तो वो सम को हम लोग सॉल्व करते करते सीखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया, द फर्स्ट थिंग व्हाट द पार्टनर विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू सेल आउट ऑल द एसेट। सारी एसेट बेचना चाहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार सारी एसेट्स को कस्टमर लग जाए। हमें आज मेरे मन में आया, नहीं चलो मैं मेरी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दूंगी, सामने से कोई परचेस करने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको इतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉब्लम में इजीली दिया जाता है 12th लेवल में, एटलीस्ट वो आपको दिया जाएगा कि एसेट कितने में, कौन सी एसेट कितने में बेची गई, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको समझ में आए इसीलिए देखो एक सम मैंने आपके सामने लिख के रखा है. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020 is in front of you. See, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020 is in front of you. पार्टनर्स कैपिटल दिया है. देखो आप यहाँ पे दो पार्टनर्स है ए एंड बी. ए का कैपिटल है 50, बी का कैपिटल है 40. रिजर्व फंड क्या होता है? अभी आप इसको ये पर्टिकुलरली रिजर्व फंड आपने बहुत बार सुना भी होगा, अलग अलग टॉपिक में आया है, एडमिशन में आया है, बहुत सारे टॉपिक में आपने इसको पढ़ा होगा. रिजर्व फंड इज नथिंग बट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. Again I am repeating, reserve fund is nothing but the accumulated profit of the business. ये business का profit होता है. And profit belongs to whom? किसका होगा ये profit? Profit belongs to partner. So but obvious ये जो reserve fund है इसके ऊपर पूरा हक किसका बनता है? पार्टनर्स का बनता है. तो ये जो रिजर्व फंड है ये कौन लेगा? पार्टनर्स लेंगे. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था आपको फर्म को डिसॉल्व करना है, मतलब ये बैलेंस शीट को आपको पूरा क्लोज करना है. आपको बैलेंस शीट को क्लोज करना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लोजिंग में लाना है. तो हम लोग अभी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वही देखने वाले हैं कि इसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, इसको कैसे डील किया जाता है अकाउंट्स में. ओके, तो देखो रिजर्व फंड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कम अंडर आउटसाइडर लायबिलिटीज एंड एज लोन. ए इज अ पार्टनर, ए पार्टनर है तो यहाँ पे एज लोन भी है 10,000 का. सो एक पार्टनर का लोन भी दिखाई दे रहा है. देन कम टू लायबिलिटी साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारी लायबिलिटीज आपके सामने है. तो डिसोल्यूशन में आपको करना क्या होता है? तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक अकाउंट बनता है. डिसोल्यूशन में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट. एक अकाउंट हमें बनाना होता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट. रिमेंबर रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ये चलता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. But first of all, while preparing this realization account, because it is a nominal account, the result of realization account may be comes out as a profit, it may be comes out as a loss. वो हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. तो वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे डील करते हैं. पर्टिकुलरली समझ लो, जब आप डिसोल्यूशन करोगे तो डिसोल्यूशन में फर्स्ट स्टेज आता है ट्रांसफर स्टेज. ओके, डू कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट स्टेज आता है ट्रांसफर स्टेज. तो ट्रांसफर स्टेज में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू ट्रांसफर दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज. दीज एसेट्स एंड पर्टिकुलरली आउटसाइडर लायबिलिटीज. हमें क्या करना होता है? ऑल एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट में. ओके, देखो अभी पर्टिकुलरली सुन लो, यहाँ पे एक कैश एंड बैंक बैलेंस दिख रहा है आपको. तो ये कैश एंड बैंक बैलेंस हम कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे. द फर्स्ट थिंग, आपको फर्स्ट थिंग क्या करनी होती है? सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस. आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. और एक चीज होती है जो एसेट साइड में कभी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट. मतलब देखो, अगर यहाँ पे कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करके दिया हुआ एलिमेंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर एनी काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट, देयर कुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, दैट इज व्हाट एक्यूमुलेटेड लॉस. वो भी यहाँ पे हो सकता है. अभी की प्रॉब्लम में नहीं है लेकिन हो सकता है. तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है. ओके, सो व्हाट आई वांट टू से, कीप दिस इन माइंड. ऑल एसेट्स एक्सेप्ट cash and bank balance and fictitious asset first of all should be transferred to realization account. सारी assets को except cash and bank balance and fictitious assets and accumulated losses if any should be transferred to the debit side of realization account. realization account के debit में उसको transfer करना होता है. ओके, तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी एसेट्स. आप बोलोगे मैम यहाँ पे गुडविल दिखाई दे रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि आपने मे बी एडमिशन में पढ़ा होगा कि गुडविल की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, लेकिन डिसोल्यूशन में उसको कुछ ऐसे डील नहीं करना होता है. डिसोल्यूशन में गुडविल इज कंसिडर एज अ नॉर्मल एसेट, बाकी के एसेट के जैसा उसको ट्रीट करना होता है.
गेटिंग मी और नॉट? तो आपको करना क्या है फर्स्ट स्टेज में, ट्रांसफर ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी। जरूरी नहीं है हर बार हो, कुछ भी अगर फिक्टिशियस एसेट है जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या फिर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर शोन ऑन द एसेट साइड, okay, accumulated expenditure shown on the asset side is classified as a fictitious asset, okay, तो वो कभी ट्रांसफर नहीं होती है, ये बात पूरा ध्यान में रखो, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। accumulated लॉस रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, ओके। तो अभी हम लोग फर्स्ट थिंग क्या देखने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर स्टेज देख रहे हैं। वी आर गोइंग टू डील विद फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांसफर स्टेज। हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफर स्टेज। तो ट्रांसफर स्टेज में हमें करना क्या होता है, ये एसेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी देखो एसेट्स को ट्रांसफर करना है माय डियर स्टूडेंट, एक चीज बहुत ध्यान में रखो, पेपर में आपको मे बी वो लेजर पूछेंगे या फिर जर्नल एंट्रीज पूछेंगे। अगर आपको उन्होंने जर्नल बोला है तो आपको जर्नल ही करना है, मार्क्स आपको जर्नल को मिलेंगे। स्टूडेंट्स बहुत यूज्ड टू होते हैं लेजर करने को, उनको पता होता है ये साइड में डालना है, वो साइड में डालना है, ये ट्रीटमेंट वो ध्यान में पूरा उनके माइंड में फिक्स होता है, इसको इधर डालना है, इसको उधर डालना है, ऐसे करके वो पढ़ते हैं। लेकिन अगर जर्नल पूछेंगे ना तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसीलिए अकाउंट्स को जर्नल एंट्री के साथ पढ़ना सीखो, ताकि अगर आपको जर्नल भी पूछे तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए। तो जर्नल कौन से बेसिस पे हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ आवर ट्रेडिशनल व्यूज, जो हम लोग सबने पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, जो 3 रूल्स होते हैं अपने, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे सारी एसेट्स हैं, जर्नल एंट्री आपको बता रही हूँ, बाद में आपको पोस्टिंग भी बताऊंगी ट्रांसफर स्टेज की। सारी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, ऑल एसेट्स एज डेबिट बैलेंस माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान में रखो। सारी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। आपको उसको अभी क्लोज करना है, एक बात पूरी दिमाग में ध्यान में रखो, उसको क्लोज करना है। देन अपोजिट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, ऑल एसेट्स हैज डेबिट बैलेंस, ये तो पक्का है। सारी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जब आप उसको क्लोज करना चाहते हो, किसी भी एसेट को क्लोज करना चाहते हो, कोई भी अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो, तो उसका अपोजिट ट्रीटमेंट उसमें उसको देना चाहिए। तो एसेट्स को क्या गिरेगा अभी, क्रेडिट। तो देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये जो सारी एसेट्स है ये हमें ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, और सारी एसेट्स को जाएगा क्रेडिट। सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट, थोड़ा नीचे लिखती हूँ आपके लिए, ताकि यहाँ पे मैं रियलाइजेशन में आपको पोस्टिंग भी बता सकूँ। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ पे मैं आपको बाद में पोस्टिंग भी बताऊंगी। एक एक जर्नल एंट्री को मैं लिख रही हूँ और उसके बाद में आपके लिए पोस्टिंग करूंगी, ओके। तो देखो सारी एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, उसको हमें ट्रांसफर करना है, उसको हमें क्लोज करना है, देन इट शुड बी क्रेडिटेड, ये ध्यान में रखो। उसको अपोजिट ट्रीटमेंट देना है, उसको क्रेडिट देना है। तो कहाँ पे ट्रांसफर होगी, ये एसेट जो है रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर होगी। एसेट्स कहाँ पे ट्रांसफर होती है, रियलाइजेशन के डेबिट में। सो द फर्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट, यू मे नोट डाउन इट, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट, the first entry for transferring assets, an asset should be transferred at book value, that is at balance sheet value। at book value का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट में जितने अमाउंट से वो दिख रही है उतने अमाउंट से हमें ट्रांसफर करनी है। तो देखो फर्स्ट एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन के डेबिट में हम एसेट को डालेंगे और एसेट्स को जाएगा क्रेडिट, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन दैट पर्टिकुलर अकाउंट्स। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू गुडविल, देन टू डेटर्स, बीच में प्लांट है एक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स, okay, then two bills receivable, that's it। मैंने आपको पहले ही बताया कैश एंड बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना है, कैश एंड बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना है, उसका अकाउंट बनेगा, उसका अकाउंट बनेगा और अकाउंट पे हमें उसका बैलेंस लिखना होता है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू देखो क्या है, 30,000। देयर आफ्टर गुडविल की बुक वैल्यू क्या है, 10,000।
प्लांट एंड मशीनरी 40,000. Thereafter debtors, remember this thing, debtors. डेटर्स की कौन सी वैल्यू लिखनी है, ग्रॉस लिखनी है या नेट लिखनी है? तो डेटर्स की लिखनी है ग्रॉस वैल्यू, हमेशा ध्यान में रखो. डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू लिखनी है 23,000. इसको ग्रॉस बोलते हैं. जो इनर में होती है ना, आरटीडी डिडक्ट करने से पहले जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रॉस. तो आपको ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफर करनी है. ओके, सो डेटर्स आएंगे 23,000. डेटर्स 23,000. बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू है 10,000. तो ये हमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. ओके, तो देखो टोटल कितने आ गई, 30 प्लस 10 40, 40 40 80, 80 एंड 90 एंड 90 प्लस 20 110. सो इट इज 1,13,000. 1,13,000, isn't it? No, it's not 1,13,000. 1 minute. देखो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने ऐसे ही इमेजिनरी फिगर ली थी, यहाँ पे कुछ है नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है नहीं. 1,30,000 में से हम लोग ने क्या ट्रांसफर किया? यस, इट इज 113, राइट. 1,13,000 ये हमें ट्रांसफर करना है. 1,13,000 टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. दिस इज द एंट्री. दिस इज द एंट्री. एंट्री के साथ पढ़ो, क्योंकि प्रॉब्लम में, पेपर में भी आपको जर्नल पूछा जाएगा या फिर लेजर पूछा जाएगा. लेजर आपको यूज टू है, आपने लेजर ही कर दिया क्योंकि आपको जर्नल यूज टू नहीं, आपने जर्नल नहीं किया, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स. आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसीलिए जर्नल के साथ पढ़ो. देखो सारे एसेट्स को हमें क्लोज करना है. एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, उसको क्लोज करना है तो उसे हमें देना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्रेडिट. जो एंट्री में मैंने उसको क्रेडिट दिया है, दिस इज फॉर क्लोजिंग दैट अकाउंट्स. ये अकाउंट्स को मैंने क्लोज किया, तो क्लोज करके ये एसेट जाएगी कहाँ? ये एसेट को हम लिखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में. अभी देखो इसका पोस्टिंग. तो रियलाइजेशन अकाउंट में, अकाउंट के डेबिट में मुझे लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स. एस स्टैंड्स फॉर सन्ड्री एसेट्स. टू सन्ड्री एसेट्स. ओके, और इसको मैं ब्रेकअप दूंगी. इसका मैं ब्रेकअप दूंगी लैंड एंड बिल्डिंग. शॉर्ट में लिखती हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड अपना इतना बड़ा, आपको सब एकोमोडेट करना है मुझे, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ. टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 इनर कॉलम में लिखा मैंने. देन गुडविल. अभी जब यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग लिख रही हूँ जिसके लिए मैं 2 वर्ड यूज करती हूँ, तो ये इनर के ब्रेकअप के लिए आपको हर बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है. गुडविल. देयर आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी. ओके, देखो गुडविल की अमाउंट है अपनी 10,000. प्लांट एंड मशीनरी 40,000. thereafter next one is debtors. ग्रॉस वैल्यू से, माय डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान में रखो ग्रॉस वैल्यू से ट्रांसफर करना है इसको. 23,000 एंड बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल 10,000. then transfer this total in the outer column. It is 1,13,000. Yes, 1,13,000. So this is what for entry for transferring the assets except cash and bank balance. तो अभी हर एक ट्रीटमेंट, हर एक एलिमेंट को आपको ट्रीट करना है. कैश एंड बैंक बैलेंस का क्या करेंगे फिर? तो कैश एंड बैंक बैलेंस आपका ट्रांसफर होगा. कैश एंड बैंक अकाउंट आपको पर्टिकुलरली बनाना पड़ता है. सो नेक्स्ट थिंग, आपको कैश एंड बैंक बैलेंस जो है, जो अभी रह गया है, इसको मैं फिलहाल ऐसे स्टार करके बताती हूँ. इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी. नाउ कम टू दिस पार्ट, लायबिलिटी साइड. तो लायबिलिटी साइड में भी जितनी आउटसाइडर लायबिलिटीज है, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है, वो आपको ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में. So see here, outsider liabilities में reserve fund is not outsider liability. Reserve fund is accumulated profit that belongs to partner. Partners लेंगे वो, outsider liability नहीं है वो. Okay, A is loan, it is not outsider liability. A is a partner, a partner है, तो that liability is, we can't consider it as a outsider liability. तो यहाँ पे एक ही आउटसाइडर लायबिलिटी दिख रही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. अभी इसको यहाँ से निकालो और रियलाइजेशन में डालो. देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इसको यहाँ से निकालना है, ये अकाउंट को क्लोज करना है.
लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज हैज क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। और जब किसी भी अकाउंट को हमें क्लोज करना होता है तो उसका जो एक्चुअल बैलेंस है उसकी अपोजिट ट्रीटमेंट हमें देनी होती है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैज क्रेडिट बैलेंस एज इट इज योर लायबिलिटी, इट शुड बी डेबिटेड बिकॉज यू वांट टू क्लोज इट। आप उसको क्लोज करना चाहते हो, आप फर्म को ही क्लोज कर रहे हो तो एक एक अकाउंट को आपको क्लोज करना है, तो इसको यहाँ से निकाल के ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फॉर ट्रांसफरिंग आउटसाइडर लायबिलिटीज, फॉर ट्रांसफरिंग आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या जर्नल एंट्री बनेगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें क्लोज करना है, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सन्ड्रीज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। See the amount of sundry creditor 20,000 to realization 20,000। Narration is quite simple, being creditors transfer to realization account। यहाँ पे आएगा assets का being assets transfer to realization account, it's very simple। okay, so for transferring outsider liabilities यहाँ पे एक ही है, sundry creditors account debit to realization and that to at book value at balance sheet value। तो बैलेंस शीट की वैल्यू 20,000 है, हम लोग ने इसे ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पे एक ही है तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स करके भी लिख सकते हो। दो तीन अगर होगी ना, जैसे कि बिल्स पेएबल भी है या फिर बैंक लोन भी है, तो फिर आप इसको ब्रेकअप करके एक के नीचे एक इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में टोटल डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे एक ही है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो टू बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट है जिसका 20,000, यस 20,000। ओके, तो हम लोग ने आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अभी जो कौन से एलिमेंट बचे हैं जो हमें ट्रीट करने हैं? दीज आर द टू एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, तो अभी इसको मैं रफ कर रही हूँ। देखते हैं अभी कौन से एलिमेंट रह गए। कैश एंड बैंक बैलेंस, इसका क्या करेंगे? तो कैश एंड बैंक बैलेंस के थ्रू ही एंड होता है प्रॉब्लम का हमेशा। एक ध्यान में रखो, डिसोल्यूशन टॉपिक में आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। कैश एंड बैंक अकाउंट, तो हमने ये अकाउंट बना दिया। ओके, हमने ये अकाउंट बनाना है और ये अकाउंट में आपको उसका बैलेंस लिख देना है। तो देखो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दिया है? 20,000। इसको यहाँ से निकालो और ट्रांसफर कर दो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 20,000। तो देखो एसेट साइड में अभी ऐसा कुछ नहीं रहा। ओके, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगेट, आरडीडी इसको हमने ट्रीट नहीं किया है। तो आरडीडी कहाँ पे जाएगा? भले ये एसेट साइड में है, एसेट साइड में है, आपको इसे वहां ट्रांसफर करना होता है। कभी भी यहाँ पे देखो डेटर्स को हमने ग्रॉस अमाउंट से ट्रांसफर करना है, और जो अगर आरडीडी रहेगा तो आरडीडी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग को आरडीडी ट्रांसफर करना है बाय आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में 3,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो रियलाइजेशन को मैंने दिया है क्रेडिट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया तो आपको एंट्री क्या करनी है? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, जिसको क्रेडिट दिया है वो टू के सामने आना चाहिए, ये ध्यान में रखो। ओके, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आरडीडी को हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालना है। कैश एंड बैंक बैलेंस हम लोग ने कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। अभी क्या करेंगे? हमको तो सब कुछ क्लोज करना है, तो अभी रह गया क्या जो बैलेंस शीट में है? ये एक एलिमेंट रह गया, पार्टनर्स कैपिटल रह गया है अपना, एंड रिजर्व फंड ये रह गया है, एज लोन रह गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एज लोन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। एज लोन अकाउंट एक बनेगा, और पहले उसके पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाना है जिसमें हमें क्लोजिंग बताना होता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना ही पड़ता है हर प्रॉब्लम में। यहाँ पे देखो दो पार्टनर है तो आपको दो कॉलम बनाने हैं, दो कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम फॉर ए, सेकेंड फॉर बी, ए बी, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और ये लोन अकाउंट जब भी प्रॉब्लम में लोन रहेगा तो आपको एक पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना के बता रही हूँ एज लोन अकाउंट। तो बैलेंस आपको अभी ट्रांसफर करने हैं। एज लोन का बैलेंस है 10,000। देखो गलती से भी इधर मत लिखना, डेबिट साइड है ये। एज लोन हैज क्रेडिट बैलेंस, इट्स अ लायबिलिटी, सो बैलेंस शुड बी ट्रांसफर ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, हम लोग ने 11 से ये पढ़ा है। देन पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंसेस है आपको कैपिटल के क्रेडिट में लिखने हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी द बैलेंसेस 50,000 एंड 40,000, 50,000 एंड 40,000 ये लिख दिए। अभी रह गया रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड को कहाँ पे लिखेंगे? रिजर्व फंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो गिवन, सी इन दिस फर्स्ट एडजस्टमेंट, इक्वल, ऑल दो पार्टनर्स आर इक्वल। तो ये जो रिजर्व फंड है उसको हमें बांटना है। जनरल एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सो बाय रिजर्व फंड द पार्टनर्स आर इक्वल, पार्टनर इक्वल है, रिजर्व फंड की अमाउंट 10,000 है, इक्वल रेशो है इन लोगों का, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्रांसफरिंग इट इन द इक्वल प्रोपोर्शन टू देम। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव फिनिश्ड विद द ट्रांसफरिंग स्टेज। फर्स्ट स्टेज हम लोग ने फिनिश किया, बैलेंस शीट को हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो आगे की जो स्टेज है डिसोल्यूशन में वो है रियलाइजेशन स्टेज, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे विद अस, थैंक यू।